मेरी पहचान है, मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक व सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश अब तक के साथ हाजिर है। इस आज का जो प्रोग्राम हमारा है वो उसी विज़न का है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी आर्मी चीफ़ का विज़न है, और इस विज़न में यकीनन उस वक्त की हुकूमत साथ थी, और उनके जानिब के बाद भी आज जो मौजूदा हुकूमत है वो उसी विज़न को लेके, उसी पॉलिसी को लेके चल रही है। और वो क्या था? वो ये था कि पाकिस्तान में एक सब्ज़ इनकलाब, ज़रई सब्ज़ इनकलाब की ज़रूरत है, यानी पाकिस्तान की ज़राअत पे काम करना, सरमायाकारी हो, उसमें बहुत बड़ी सरमायाकारी हो। इस आपके रीजन को उठाया गया। फिर दूसरा, मादनियात के ऊपर उसमें सरमायाकारी हो, इसको टेकअप किया गया। और तीसरा जो तीसरा भी अहम है, और वो है आईटी के शोबे में। तो इन तीन शोबे को हाईलाइट किया गया, ज़राअत में बड़ी सरमायाकारी, उसके बाद मादनियात पे बड़ी सरमायाकारी, और उसके साथ साथ आईटी, और फिर उससे रिलेटेड कुछ और शोबे हैं जिसके ऊपर कहा गया कि ये फोकस है। एक तो सरमायाकारी के हवाले से जाहिर है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स बनी हुई है, जो कि बहुत बड़ा इक़दाम है, बड़ा बेहतरीन इक़दाम है। जनाब आसिम मुनीर साहब का विज़न है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, लेकिन बहरहाल उस वक्त की हुकूमत उनके साथ खड़ी थी। अब उस स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स के ज़रिए बड़ी सरमायाकारी की बात हो रही है। कई अहम तरीन मीटिंग हुई है, जो पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेसमैन हैं उनसे भी बात हुई है, और पाकिस्तान के बाहर जो सरमायाकार हैं, इवन के जो स्टेट्स हैं, दूसरे ममालिक हैं जिनके हुक्मरान हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी है, और शायद चंद जगहों पर SOP भी साइन हो चुकी है। तो इसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, क्या सूरत हाल है, कहाँ खड़ी है, और ये सब ज़रई इनकलाब के हवाले से जो बात की जा रही है इसके ऊपर। फिर ज़राअत और रियल इस्टेट के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात की जा रही है, इन परचून के ऊपर भी बात की गई है। तो इसकी भी क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, क्या चीज़ है। फिर एनर्जी के शोबे में जैसे बहुत सारे पाकिस्तान के अहम तरीन बिजनेसमैन भी इस बात को पॉइंट आउट कर रहे थे कि जी आप जो मौजूदा इस वक्त एनर्जी का सिस्टम है उसको आप रिप्लेस करें सोलर से, जो कि आम आदमी के लिए भी और हुकूमत के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि अरबों और खरबों की जो बिजली है वो चोरी हो रही है आपके लीक हो रही है, चोरी हो रही है। तो इस सूरत हाल में सोलर की जो रिक्वेस्ट है वो सुना है कि इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। अब आते हैं हम एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और वो ये थी कि वो उन तमाम जिसको बार बार आर्मी चीफ़ ने कहा कि गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों में जो भी लोग शामिल हैं, जो सहूलतकार हैं, जो भी उनके फ्रंट मैन हैं, उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। और गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जिसका ताल्लुक़ मईशत से होता है, मईशत की बेहतरी से होता है। मसलन आप ऑयल जो है वो ईरानी ऑयल आ रहा था, स्मगलिंग हो रही थी, उस पर बड़ा एक्शन हुआ है। इसके अलावा जो डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, उस पर भी काम हुआ है।
फिर जो गंदम, चीनी, इसके ऊपर जो स्मगलिंग हो रही थी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, इसके ऊपर भी काम हुआ है। फिर ड्रग माफिया के ऊपर, फिर ऐसे लोगों के, ऐसे माफियाज़ के ऊपर भी जो मईशत पे बोझ बने हुए थे और अरबों और खरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही थी और उसका फ़ायदा ना हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा था और ना आपके पाकिस्तानी अवाम को, उस पर भी काफ़ी काम हुआ है। एक और बड़ी बात है और वो एहतसाब की है कि ख़ुद आर्मी चीफ ने जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे सरफराज बुख्ती, उन्होंने कहा है कि जी बॉर्डर्स पे जो स्मगलिंग हो रही थी उसमें ज़ाहिर है वो इदारे जो वहाँ पे पोस्टेड हैं उनकी मावनत और इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकती। तो आर्मी चीफ ने कहा है कि ऐसे उन तमाम लोगों का जिनका साबित होगा केस कोर्ट मार्शल होगा, तो फिर जब वो अपने इदारे में एहतसाब कर रहे हैं तो फिर जाहिर है कि दूसरे इदारे में अभी एक बहुत बड़ा काम और हो रहा है और वो भी मईशत के ऊपर बड़ा बोझ था और वो था गैर मुल्की, गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्की जो यहाँ पे, जिसमें अफ़गान और दूसरे ममालिक के लोग थे, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिनमें हर किस्म का क्राइम है, करप्शन है, अगवा है, लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है या और दूसरे किस्म की स्मगलिंग है, डॉलर्स की स्मगलिंग है, इसमें सब में इन्वॉल्व है और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है और कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक इन तमाम लोगों को मुल्क छोड़ने का कहा गया। और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एक चीज़ सामने रखूँगा कि इन लोगों को ऐसी बड़ी तादाद है जिनको पाकिस्तान का पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी दिया जा चुका है और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इन अहम तरीन इदारों में, जिनमें FIA, जिनमें नादरा, जिनमें आपके पासपोर्ट ऑफिस, जिन्होंने गैर मुल्कियों को गैर कानूनी तौर पर सिर्फ पैसों के एवज़ अपने मुल्क का पासपोर्ट और आइडेंटिटी दी, आज अखबार में भी मौजूद है और ख़बर भी है कि जनाब सऊदी अरब में 12,000 अफ़गानी ऐसे हैं जो अफ़गानी हैं लेकिन उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी है। कई ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान से अफ़गानियों को नादरा और पासपोर्ट ऑफिस और आपके FIA की मिली भगत से UK भेजा गया, जिस पे UK की गवर्नमेंट ने, एम्बेसी ने पाकिस्तानी एम्बेसी को ख़बरदार किया और यहाँ एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन अंडर DG बशीर मेमन साहब की शुरू हुई। लेकिन अफसोस की बात है कि उस वक्त बशीर मेमन साहब को रोक दिया गया और रोकने वाले लोग जो थे हुकूमत में मौजूद लोग थे और अदालत के जजेस भी इसमें शामिल थे। तो इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे कि एहतसाब बिलाइम्स हो और बेरहम हो, ज़रूरत वक्त की है। और इसके सिलसिले में जो हमारे मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ हैं महमूद मौलवी साहब, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, एज ए बिज़नेस मैन आज आपको मैंने मदऊ किया है। मियाँ जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन नेशनल बिज़नेस ग्रुप पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने स्वयं किया। अहमद चुनाय साहब, बिज़नेसमैन, समाजी रहनुमा, आपका ही बहुत शुक्रिया, आपने जो है किया। मैं आप दोनों की तरफ आने से पहले मैं ज़रा अहमद चुनाय साहब की बात, मुझे आप लोग माइंड नहीं करेंगे, दूर बैठे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जी अहमद चुनाय साहब, क्या देखते हैं, क्या इन चीज़ों में क्या आपको कामयाबी नज़र आ रही है, किन चीज़ों की तरफ मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ पर कुछ हासिल हो गया है और क्या इसके लिए कितना वक्त चाहिए और किस तरह का एहतसाब ज़रूरी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं आज जितना पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए, पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर बात, मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग जो हैं वो मेरी इस बात को एग्री करेंगे, लेकिन मेरी वाइब्रेंसी इसलिए है कि मैं हालात का खुद मुशाहिदा ले रहा हूँ, जायज़ा ले रहा हूँ, मुख्तलिफ मीटिंग्सों में शरीक रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और ये राइट डायरेक्शन इसलिए भी है कि SIFC के जो मैं समझता हूँ बेनिफिट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान को उसका हासिल होंगे और उस बेनिफिट में अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर ले लें जिसकी आपने बात की, माइंस एंड मिनरल्स ले लें, पावर एंड फ्यूल ले लें, IT ले लें और फिर डिफेंस सेक्टर ले लें, ये पांचों वो सेक्टर्स थे जो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के लिए अनटैप थे। आप अगर SIFC के जरिए उसको दुनिया के लिए खोल दिया गया है, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए खोल दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस बात के लिए कोशा हैं
कि हमें जो है वो लैंड मिल जाए, हमें जो है वो माइन मिल जाए और हम इस पे काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए ये सारी इनिशियल स्टेजेस हैं और मैं तो ये समझता हूं कि अगर सिर्फ 20% भी इसकी सक्सेस हो जाती है, आप 100% को भी भूल जाएंगे, चले मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं, लेकिन अगर 20% भी हो जाता है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर बड़ी तेजी से गामजन होगा। आज हमारे मुल्क के अंदर किसी भी, मैं समझता हूँ 74-76 साल तारीख में किसी भी गवर्नमेंट में ये नहीं हुआ कि 50 रुपए डॉलर जो है वो नीचे आया हो। ये पहली गवर्नमेंट है कि जिसके अंडर में मुख्तलिफ ऐसे इक़दाम लिए गए कि जिनकी वजह से डॉलर की स्मगलिंग, आम माल की स्मगलिंग, डॉलर की होर्डिंग, ये सारी चीजें जो है वो बंद हुई। और इस बंद होने के बाद जो है वो नतीजा आपके सामने है कि तकरीबन 50 रुपए डॉलर नीचे गिरा है और रोजाना की बुनियाद पे एक आध रुपए जो है वो नीचे की तरफ बतदरीज जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि शायद ये पार्ट टाइम मेजर्स हैं और इसके बाद फिर ये सिलसिला आम हो जाएगा जिस तरह पहले चलता रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि अब ये काम नहीं चलेगा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जिसको काम करना है वो तरीके से काम करेगा। कोई गलत काम जो है उसकी तरफ अगर वो देखेगा तो आगे जाके नुकसान उठाएगा। आज जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग डॉलर लेके बाहर जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि इसमें 80% वो लोग शामिल हैं जो वो डॉलर्स बाहर लेके जा रहे हैं कि जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में वेल्थ कमाई है। और जाहिर है उनको पता है कि यहाँ अब गैर कानूनी तौर पर रखे हुए पैसे जो हैं वो कारामद नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो पकड़े जाएंगे। इसलिए उनकी कोशिश है कि ये डॉलर बाहर ले जाएं। तो जो आउटफ्लो ऑफ डॉलर्स है वो सिर्फ मेजोरिटी 80% उनकी वजह से है। 5% मैं समझता हूं कि वो लोग भी होंगे कि जो ये सोचते होंगे कि हम 2 जगह अपने स्टेक्स रख लें, सारे स्टेक्स ऐसे ना इधर ना रखें। और शायद 15% मैं समझता हूं कि हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो अपनी 5% अपनी अर्निंग जो है वहाँ रिटेन करते हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में। तो ये एक कंपोजिशन है और मैं कहता हूं कि अगर हम 80% को ब्लॉक कर देते हैं तो पाकिस्तान जो है वो अपनी विन विन पोजीशन पे आ जाता है। पाकिस्तान में डॉलर जो है वो बतदरीज नीचे आता जाएगा। आपके पिछले प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं कि 250 और 60 की रेंज में जो है वो हम पहला ब्रेक देखते हैं और इंशाल्लाह उस वक्त हालात बेहतर हो जाएंगे। हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बिल्कुल बैलेंस होके चलेगी। जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो भी मैनेजेबल उस पर आ जाएगा। और मैं समझता हूं कि आगे जाके हमारा जो बेसिक डिस्काउंट रेट है जो हम 22-23% देख रहे हैं ट्रेजरी बिल का, वो भी बतदरीज जो है वो कम हो जाएगा और बिजनेसेस जो है वो ओपन अप हो जाएंगे। तो बिजनेसेस जब ओपन अप होंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो चलना शुरू हो जाए। बजटेड था हमारा कि 0.6% हमारी ग्रोथ रेट आएगी। आज जो है वर्ल्ड बैंक उसको 3-3.5% पर डिटरमिन कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट ने लिए हैं वो हमें आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, पीछे की तरफ इंशाल्लाह नहीं लेके। ठीक है, मैं एक्चुअली आपसे बाद में ज़रा उन चीज़ों के ऊपर भी आऊँगा जो क्रैकडाउन्स है, जो आपके एहतसाब है, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़रूरत है। उसके बगैर सूरत हाल नहीं होगा। और दो एक और ऑप्शन है डॉलर्स के सिलसिले में। वज़ीर तजारत साहब का तो बयान आया है कि वो आपके 200 तक ले आएंगे। मुझे लगता है कि वो समुंदर की इस वक्त गहराई में हैं, उनको नज़र आ रहा है, हम लोग तो बाहर खड़े में। जी मैं आ जाता हूँ मियाँ जाहिद साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। क्या कहते हैं सर, ओवरऑल सिचुएशन, बड़ी बातें हमने की हैं। देखिए जी, ओवरऑल सिचुएशन जो है पाकिस्तान में ऐसा कभी होता नहीं है कि आपने फ्री फॉल किया हुआ था, हर चीज़ के लिए आज़ादी थी, जो मर्ज़ी करें, मुल्क के साथ जो खिलवाड़ करना है वो खिलवाड़ करें, चाहे आप ब्लैक मार्केटिंग करें, चाहे आप डॉलर को होल्ड कर लें, चाहे आप अजनास को होल्ड कर लें, चाहे आप चीनी ज़ख़ीरा कर लें, चाहे आप गंदम ज़ख़ीरा कर लें। मादर पिदर आज़ाद जो है वो यहाँ पे चल रहे थे लोग, और जिसके जो जी में आता था वो कर रहा था। और थोड़ा सा इन्होंने उसको लगाम टाइट की है, थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने की आप कोशिश समझते हैं थोड़ा सा है? हाँ, देखिए बात ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं ये तो हम करते हैं ना हफ्ते की बुनियाद पे, हफ्ता सफाई मना लो या हफ्ता ये कर लो वो कर लो। बात यह है कि ये चीज़ें किसी भी तरक्की पजीर मुल्क में या तरक्की याफ्ता मुल्क में ये चीज़ें जो हैं ये एक परमानेंट फीचर्स होते हैं। वो ज़रा सा भी किसी चीज़ में बिगाड़ आने की कोशिश करे कोई तो वहीं उसको स्नप कर लेते हैं, वहीं पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ यह है कि साल से लोग जो हैं मादर पिदर आज़ाद थे और मनमानी कर रहे थे। और मनमानी करेंगे जब तो हर आदमी जो है, अगर 24 करोड़ आदमी है उसमें से 10 लाख आदमी भी मनमानी करनी शुरू कर दे तो आप देखेंगे माशरे में बिगाड़ कितना पैदा होगा। और वो बिगाड़ हमारे यहाँ पैदा हो रहा था और उसमें ये सारी चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से महंगाई हमारी 38% पे
जा पहुंची और हमारा जो मार्कअप रेट है वो भी 22% पे गया और अभी IMF कह रहा था इसको और बढ़ाए। और इस सारी सिचुएशन में अब थोड़ा सा इन्होंने अगर इसमें कदम उठाया है केयरटेकर गवर्नमेंट ने और आर्मी चीफ ने उसमें इंटरेस्ट जाहिर किया है, तो उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि जी डॉलर तेज़ी से नीचे आ रहा है, रोज़ 1 रुपया नीचे आ रहा है। इसी तरीके से महंगाई कम हो रही है। मेरे ख्याल में मेरी तो लाइफ में शायद पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि दूध की कीमत भी 20 रुपये कम हो गई है। अच्छा, दूध की कीमत 20 और चीनी गंदम आटा सारी चीज़ों की कीमतें जो कीमतें कम हुई हैं वो नीचे जा रही हैं। तो हर चीज़ की कीमत नीचे जा रही है क्योंकि लोगों ने उसको डॉलर के साथ लिंक किया। सोने की कीमत कम होगी। तो बात यह है कि चीज़ों को चेक करना चाहिए और चेक रखना चाहिए और ये एक परमानेंट फीचर होना चाहिए। और उसके लिए हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काम ही यही होता है कि वो इन चीज़ों को देखें और इस तरह की जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं वो उनको होने ना दें। तो ये बहुत अच्छा हुआ है और इसको परमानेंट होना चाहिए। अब बात ये है कि ये तो है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। अब हमारी जो है वो मुआशी साइड जो है वो क्या है, उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ तो वहाँ से आनी है ना। यहाँ से तो ठीक है, हम जो लीकेज है उसको हम ठीक कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल जो है उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन यह है कि फर्दर प्रोग्रेस कैसे होनी है, लोगों को रोज़गार कैसे मिलना है, हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़नी है और मुल्क में खुशहाली कैसे आनी है, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कैसे हमारा सरमायाकारी का भी ज़रूर मुझे बताइए। सरमायाकारी कैसे आनी है, फिस्कल डेफिसिट कैसे ठीक होना है। अभी कल या परसों वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें वो कह रहे थे कि जी आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 7.6% पे जा रहा है, जो कि 1600 अरब रुपए हमारा जो तखमीना था उससे ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं अपनी जगह। इसी तरीके से आपका टारगेट है 9400 अरब रुपए, वेयर एज़ के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपका जो रेवेन्यू है वो 13000 अरब रुपए होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम कैसे ठीक करने जा रहे हैं, इनको कैसे फर्दर ग्रोथ की तरफ हमने कैसे लेके जाना है अपनी सोसाइटी को। और ये जो 0.6% हमारा GDP रेट की प्रिडिक्शन है उसको हमने 3%, 5%, 6% पे कैसे लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साथ के साथ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं ये तो एक परमानेंट फीचर होना चाहिए और एक मैकेनिज़्म होना चाहिए, ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। और अब इसके बाद जो है हमें आगे ग्रोथ, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हमें जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी SIFC जो एक अच्छा ब्रेन चाइल्ड है हमारे आर्मी चीफ का, तो इसको हमें फर्दर ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहिए। अब इसमें इन्होंने पहले 4 शोबे आइडेंटिफाई किए थे, अब उसमें एनर्जी भी डाल दिया तो 5 शोबे हो गए। पहले ये सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए था, अब उसमें उन्होंने लोकल इन्वेस्टर को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है। तो ये फर्दर एक्सपेंशन इसमें कर रहे हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी एक सक्सेस स्टोरी होगी, क्योंकि अभी आप देखें कि हम एक ज़राई मुल्क तो हैं, लेकिन हम 17 अरब डॉलर की चीज़ें अशिया जो है वो दरामद करते हैं, ज़राई अशिया। तो अगर हम ज़राअत में 25-30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ले आते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आती है तो ज़ाहिर है कि उसके साथ कॉरपोरेट कल्चर भी आएगा, उसके साथ प्रोफेशनलिज्म भी आएगा, उसके साथ हाई टेक मशीनरी भी आएगी, उसके साथ हाई टेक बीज भी आएगा, उसके साथ खाद भी आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो जब वो चीज़ें आएंगी तो एक सक्सेस स्टोरी बनेगी ना हमारे मुल्क में, और वही चीज़ फिर रेप्लिकेट हम करेंगे कि जो हमारे ज़राअत के जो बेढंगा हालचाल है इस वक्त, तो उसको भी हमें ठीक करना है। तो वो अगर हम ठीक करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी उस तरफ जाएंगी। इसी तरीके से माइन एंड मिनरल है, उसमें अगर SIFC के ज़ेरे तहत इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, और यकीनन वो एक हार्डकोर ऐसी चीज़ है कि जिसमें अभी तक किसी ने कोई ख़ास काम किया नहीं था, तो उसमें भी अगर हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो हमारे पास तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमारे पास ज़खायर मौजूद हैं, तो उनको हम काम में ला सकते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा आप समझ रहे हैं कि इसमें काम हो रहा है, शुरू हो गया है, देखें काम हो रहा है, इसमें काम भी हो रहा है, काम हो रहा है और बड़ा संजीदगी से हो रहा है। जहाँ भी देखें आर्मी का नाम आता है तो वहाँ गैर संजीदगी तो माइनस हो जाती है, वहाँ सिर्फ संजीदगी ही रह जाती है। क्लास पॉलिसी, कोई प्लानिंग बन रही है? देखिए पॉलिसी और प्लानिंग हमारे पास सारी मौजूद थी, पहले से मौजूद थी, मसला था उसके अमल दरामद का। अब हालांकि हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का ऑफिस उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बनाया था, उसका मकसद ये था कि 1 विंडो ऑपरेशन हो ताकि फास्ट अप्रूवल्स हो, फास्ट काम हो। लेकिन मसला ये है कि उसमें जब दर्जनों किस्म की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं और 4 सूबाई हुकूमतें होती हैं, तो मसला जो है वो फाइल इधर से उधर, उधर से उधर, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, तो काम होता नहीं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 6-6 महीने डिसीजन नहीं होते थे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर उसमें, अंडरस्टैंडिंग भी है, क्राइम एंड करप्शंस भी है, बहुत सारे। तो ये SIFC जो है, SIFC जो है ये इससे तो मसले हल हो जाएंगे ना। मैं समझता हूँ कि उससे क्या होगा कि कोई भी फाइल की अप्रूवल जो है वो 12 घंटे 24 घंटे में उसी वक्त होगी, वही होगी, जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगा। टेलीफोन पे होगी, समरी आएगी, समरी जाएगी, फैक्स
पे आएगी। आर्मी चीफ बैठा होगा, वजीर आजम बैठा होगा, तो सर तो उसी वक्त काम होगा, और उसी वक्त जब काम होगा तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो आर्मी चीफ ने कहा था कि $100 अरब की इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आ जाएगी 3 साल में, मैं समझता हूँ कि लोग लगाने को तैयार हैं सर, बिल्कुल आ जाएगी। हमारे पास पोटेंशियल बहुत है और ये हमारा बड़ी इसमें पोटेंशियल है। लेकिन सर जब ये गए थे बाहर, जो मुझे थोड़ी सी इत्तला है, एक जगह से बात हो रही थी कि बाहर गए थे तो वहाँ पर उनसे यही सवाल उठाया गया था कि सर हम इन्वेस्टमेंट करने तो आते हैं, आपकी जो लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी SSCP की प्रॉब्लम्स हैं, आपका इंटरनल इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि हमें भागना पड़ता है। आप देखें कि इसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, हर पाकिस्तानी ने अपनी आंखों से देखा है कि वो पूरे पाकिस्तानियों ने देखा भी किस तरीके से केस की समाअत हो रही है, हमारे जज क्या कर रहे हैं, और देखिए ना फैसला देखिए किस तरह आया है सर, कितना अच्छा फैसला है, ठीक है ना, कि फुल कोर्ट हुआ पाकिस्तान के। अदलिया की आज़ादी जो है वो उन्होंने साबित करके दिखा दी है, और उसमें माइंडसेट जो चेंज, अभी और बहुत सारे केसेस है सर, उसके ऊपर फैसले आने, उसके बाद आज़ादी पूरी पक्का। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिन जजेस का केस है, क्योंकि सर पाकिस्तान की तारीख में ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब देखने को आया, सियासतदानों का भी एहतसाब देखने को आया, आर्मी वालों का भी एहतसाब देखने को आया, लेकिन बात यह है जुडिशरी का नहीं। देखिए, अगर मैं और आप जज हैं और हम पहले ये सोच लें कि हमने महमूद मौलवी साहब का फैसला जो है वो किस तरह करना है, पहले से माइंड लेके बैठ जाए, तो फिर इंसाफ तो नहीं है ना। ये नहीं है ना। तो अब आपने पूरे ओपन दिखा दिया 24 करोड़ अवाम को कि इसमें जो लोग, बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव, जो लोग आखिर वो वकील बोल क्या रहे हैं, ग्राउंड क्या है, ये नहीं एक्सपोज हो गए ना सर, जजेस भी एक्सपोज हुए, एक दो जजेस ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जो कि जिनका बाइस्ड था वो भी नजर आ गया, और जिनका ओपन माइंडेड लोग थे वो भी नजर आ गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हो जाए, उसमें बहुत सारे अहम केसेस पड़े हुए हैं। मैं आपके पास 2-3 अहम चीजों को लेके आऊंगा। एक तो ये सर मैंने पूछना है कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन की बात क्यों नहीं इसको ऊपर किया जाता है कि जी रेवेन्यू को, यानी हमारे पास एक चीज़ मैं कह दूं, फिर आप दोबारा आइएगा मेरे पास। बात यह है कि इसमें 4000 अरब रुपए का हमारा रेवेन्यू शॉर्टफॉल है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। ये चीज़ जो है, जब तक हम दुकानदारों के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर इसको 4000 अरब रुपए का टैक्स वसूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारा मुल्क जो है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगा। करेंगे ना, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, नहीं कर। फिर दूसरा मेरा एक था कि अगर 2% भी इंटरेस्ट अगर आप कम कर देते हैं, उस दिन बात हो रही थी IMF की चेयरमैन जो है ना वो बयान दे रही थी कि उम्रा पे टैक्स लगाया जाए और गरीबों को रिलीफ दिया जाए, तो मैंने वहाँ एक सजेशन दी और उनको मैंने अटैच भी किया उनको कि मैडम प्लीज़ मेहरबानी करके आप 2% इंटरेस्ट रेट कम कर दें तो 600 अरब रुपए पाकिस्तान को मिलता है, उससे बहुत सारे काम हमारे जाएंगे। देखिए वो तो इन्फ्लेशन से लिंक है ना, अगर आप इन्फ्लेशन, अभी देखिए इन्फ्लेशन आपकी नीचे आ रही है, इन्फ्लेशन जैसे अभी आप मैं पूछता हूँ ना यही बात जरा महमूद साहब से पूछ लूँ कि बड़ी मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं और फूड और इनकी और बड़ी बड़ी जगहों पे, और इन्फ्लेशन का बराह रास्त ताल्लुक भी तो इनका है ना सर, आखिर ये भी तो माशाल्लाह हमारे मिल ऑनर हैं बड़े बड़े। जी क्या कहते हैं सर, क्या हालात है ओवरऑल सिचुएशन? ओवरऑल तो बड़े खुशाइन हालात हैं। और आज देखें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आज 2017 मई के बाद पहली दफ़ा है कि स्टॉक एक्सचेंज 49,000 के मैार के ऊपर हो गया, तो मतलब 5 साल से ज़्यादा हो गया। तो आज स्टॉक एक्सचेंज ने एक बैरियर क्रॉस कर लिया। एक चीज़ तो ये है, और ये 50 रुपए नीचे गिरा है। और ये देखें ये पहली बार है, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती थी कि मैार जो है स्टॉक एक्सचेंज है, आज तो जो ये दिखा दिया कि जी इंटीरियम गवर्नमेंट के दौर में हुआ है, किसी भी पॉलिटिकल के दौर में ये नहीं हुआ। एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अब जो ये जैसे मेरे भाई ने कहा काफ़ी चीज़ों पे वर्किंग है, अब मेन टारगेट है कि आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा, उसके लिए क्योंकि ये सवाल उठ रहा है बिल्कुल कि भाई आप क्रैकडाउन कर रहे हैं, आप डॉलर नीचे आ रहा है, फला हो रहा है, लेकिन आम आदमी आज जो मीटिंग्स हो रही थी, और आज मीटिंग काफ़ी अच्छी हुई कि अब आम आदमी को अब देना है। अब जो आम आदमी को देना है उसमें खुराक के ऊपर बात हो रही है। खुराक में जो है अब वो ये तय हो गया है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो ACs और DCs और ये पूरे जो महकमे है ना ये इम्प्लीमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे अभी भाई ने कहा दूध, देखिए इनके साथ बैठ के तय होगा कि साहब ये आपकी कॉस्ट है, ये आपका प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये आते हैं एसेंशियल आइटम्स में। अब ये नहीं हो सकता ना कि अगर मैं 100 रुपये का आपको गंदम दे रहा हूँ और 160 रुपये का आज दुकान में आटा दे रहे हैं, तो ये तो कहीं से इंसाफ नहीं, तो कोई तो लूट रहा है।
तो उसके ऊपर अभी मेरे ख्याल से कोई इतवार को एक मीटिंग है, फिर पीर को, उसके ऊपर ये तय होगा कि साहब ये गंदम का रेट है, ये मिल ओनर का है, ये होलसेलर का है, ये रिटेलर प्रॉफिट रखेगा, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। क्यों कि ये चीज़ें एसेंशियल आइटम है। उसी हिसाब से जैसे दूध का हो गया, गोश्त का हो रहा है, दालों का हो जाएगा कि जी आप इंपोर्ट तो कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये में आप 200 रुपये में नहीं बेच सकते, आप अपना नफ़ा एक मुकर्रर करेंगे। घी के ऊपर भी यही होगा। देखिए ना, चीज़ें जो हैं जब तक आम आदमी को नहीं देंगे, अब हम बुलाएंगे, जैसे जो बात हो रही थी नान वालों को, कि सब जब आटा ऊपर जाता है तो आप नान की कीमतें बढ़ा देते हैं, तो अब जब हम नीचे लेके आए हैं तो भाई आप इसको कम करो ना। ये तो नहीं हो सकता कि जी अब कीमतें जब ऊपर बढ़ गई फिर नीचे नहीं आएंगी। अब हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि वो कहते हैं ना कि सर आप भी तो ये करते हैं, हुकूमत से कहते हैं आलमी मंडी में तेल की कीमत ऊपर होती है आप बढ़ा देते हैं, जब नीचे आता है आप रिलीफ नहीं। मगर अब देखिए चीजें चेंज। अब मैं आपको बताऊं, सब्जी के ऊपर भी, सब्जी फ्रूट के ऊपर भी ये टैरिफ बन रहा है कि जी जो होलसेल ऑक्शन होता है वो आज का प्राइस होगा, उसके ऊपर इतना मार्जिन के ऊपर आएगा जो कि दुकानदार बेचेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जी होलसेलर को 5%, फलाने को ये 22% जायज मुनाफा लेकर, जायज मुनाफा जो कि 20-22%। लेकिन उसका क्या होगा सर? कोरंगी में बेचारा एक आदमी मलीर से जो एक सेब खरीदता है वो तो शायद 2 रुपए मिलता है, डिफेंस से खरीदता है तो 9 रुपए का मिलता है। सर इसका क्या फर्क? नहीं देखिए, उसका फर्क ये होगा ना, देखिए वो तो डिफेंस वालों का खुद का कसूर है, जाहिर है इसकी भी तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ओवरऑल सेब की कीमत अगर इतनी है तो वो कहते हैं जी हमारे यहाँ जो डिफेंस की जो दुकान है उसका किराया बहुत है, हम उसी लिहाज से रखेंगे। नहीं मगर देखिए, किराया एक लिमिटेशन है ना हर चीज़ की। अब आप देखें हो क्या रहा है कि कोई चीज़, जैसे इन्होंने कहा ना मादर पिदर आज़ाद है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। अब गोश्त की कीमत तय हो रही है, उनको प्रॉफिट दे के कर रहे हैं कि साहब ये है। दूध वालों के साथ बाकायदा नेगोशिएट होके ये 200 रुपये की प्राइस आई है, और कुछ दुकानों को सील भी किया और कुछ को 2-3 दिन के लिए जेल भी भेजा गया। देखिए रेट ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें, अब उसी हिसाब से घी, दालें, अगर ये कम हो जाए तो आम आदमी के मसाइल हल हो जाए। देखिए मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह आपको 8 से 10, आज हम बैठे हैं, 8 दिन बाद आपको फर्क आवाम को साफ नजर आएगा। 9वें दिन आपको कॉल करूंगा। बिल्कुल, मैं कराची की बात अभी तो मैं जाहिर है इधर ही की बात कर रहा हूं। आपको 9वें दिन आपको नजर आएगा कि आटे की कीमत, देखिए आज आटा, घी, चावल, दालें, मसाला जात, हर चीज के ऊपर एक चौकआउट प्लान हो रहा है। दूध, सब्जी, फ्रूट, उसकी वजह यह कि कुछ लोगों को इतना मुनाफा मिल रहा है जो कि आम आदमी जो है उसको सफर कर रहा है उसकी वजह से। तो इन चीजों को सही कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए अभी डीजल की और पेट्रोल की कीमतें भी, सर मैं इस पे ही आ रहा था, मैंने कहा बिजली का बिल और नहीं, देखिए डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट की, ये मैं आपको बताऊं IMF के साथ नेगोशिएशन चल रही है कि फौरी तौर पे इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए। उसकी वजह यह है कि इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी और नई इंडस्ट्री लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि डिफॉल्ट में जा रहे हैं। तो उस हिसाब से वो नेगोशिएशन हो रही है कि देखें जी अब हम इन चीज़ों को नीचे लेके आएंगे। जैसे डॉलर है, मैं आपको आज बता दूं कि 275 ये इंशाल्लाह बुध तक हो जाएगा, उसके बाद 8 आने रोज नीचे आएंगे। वजीर तजारत ने कहा कि 200 तक आएगा। देखिए इसाक डार साहब ने कहा था कि सर 240 उसकी नहीं, देखिए 200 तक आना अल्लाह करे आ जाए, 100 रुपये हो जाए। मगर देखिए अब क्या कर रहे हैं कि लोगों को चांस दे रहे हैं, एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को, कि एकदम नहीं गिरा रहे हैं। देखिए अब पिछले दिनों से आप देख रहे हैं एकदम गिरता है तो एकदम बढ़ता है, एकदम मुस्तकिल 1-1 रुपया रोज उतर रहा है। अब आप देखेंगे जब 75 का बैरियर ये क्रॉस करेगा तो फिर 8 आने रोज नीचे आएगा। एक सिस्टम और मैकेनिज्म बना रहे हैं। कहां तक पहुंचेगा सर? सर देखें एक चीज मैं बता दूं, मेरे हिसाब से जो प्लान इनके पास है ये उनको 1-2 साल इनको दे दिया जाए। किसको? ये जो हुकूमत है इस वक्त, केयर टेकर को साल भर। लोग आप बिजनेसमैन तो डर रहे हैं कि
जनवरी में इलेक्शन होगा, फिर वही चेहरे आ जाएंगे, फिर वही सब कुछ नहीं देखिए, शुरू हो अगर जाएगा। इनको ये क्लीन अप करने के लिए देखिए प्राइवेटाइजेशन करना है। देखिए आप मुझे बता रहे कौन सा पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान स्टील को प्राइवेटाइज कर सकेगा, पीआईए को प्राइवेटाइज कर सकेगा, रेलवे के इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकेगा, क्रैकडाउन भी माफिया पे देखिए कोई नहीं कर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनको थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा। आपको लग रहा है स्मेल आ रही है कि मुझे तो नजर आ रहा है कि देखें जी ये मतलब साल भर तक की जो हुकूमत है अभी रहेगी। आइए आप काकड़ साहब इत्मीनान रखिए, मैं आगे बात करता हूं। मैं जरा जी सर आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अपना आ जाता हूँ हमारे अहमद चुनाय साहब से ही पूछता हूँ कि क्या वाकई वो भी समझते हैं? नहीं तो ये पूछे ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी यही मौकफ है। नहीं, इस्तेहकाम पार्टी का जो भी मौकफ हो वो छोड़े, पार्टियों के लिहाज से तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, इंडिविजुअल उनकी कैपेसिटी है। इस्तेहकाम पार्टी तो बहरहाल वैसे अगर अंदर की बात है, मैं बता दूं आज इस्तेहकाम पार्टी के अंदर की राय, बाहर आके नहीं बोलेंगे, वो भी यही कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, वो भी इस वक्त पोजीशन में नहीं है कि जीत सकते हैं। अहमद चुनाय साहब दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। वो एक तो ये है कि ये क्रैकडाउन्स, माफियाज, और फिर आप भी क्या समझते हैं कि मजीद इस हुकूमत को टाइम मिलना चाहिए, जो भी निगरान हुकूमत है, क्योंकि एक बड़ा खौफ भी डेवलप हो रहा है लोगों में कि भाई इलेक्शन हो गया तो फिर वही चेहरे होंगे, फिर ये सारा मलिया मेट हो जाएगा, फिर हमारी और ये आखिरी चांस है। और जनरल साहब से भी लोगों को आखिरी उम्मीद है, और जनरल साहब ने अगर कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किया उनकी तरह, क्या नाम है, परवेज़ मुशर्रफ की तरह, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ भी लेके आए थे अपना एजेंडा और बड़ा स्टार्ट किया था, तो सर उसका आप क्या देखते हैं? और दूसरा ये कि ये जो डिस्कस हुआ है कि जी आम आदमी के मसाइल, आम आदमी की जो महंगाई का मसला है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, उसमें बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, ये बहुत अहम इशू है सर। देखिए, मैं जो बात महमूद मौलवी साहब की, मिर्ज़ाई साहब ने की कि जी इस गवर्नमेंट को जो है वो मौका मिलना चाहिए और उसको लेकर आगे बढ़े, आइडियलिस्टिकली तो बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ काम इन्होंने किया है इस मुख्तसर अरसे के अंदर, और आगे जो हमें नजर आ रहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही हैं, जो मैं समझता हूँ किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के बस में बात नहीं होती, और ये समझते हैं कि जी पॉलिटिकल जो है वो प्रेशर्स आ जाते हैं और मुजाहरे हो जाते हैं, फिर रिट पिटिशंस आ जाती हैं, ये सारी चीज़ों के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप पीआईए को, आप स्टील मिल को ज़माने से जो है वो प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो बीच में आड़े आ जाती है, और ये सफ़ेद हाथी सारे मिलकर पाकिस्तान को 1200 अरब रुपए का जो है वो सालाना एक झटका दे रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मैच्योर भी होना चाहिए और लोगों का उस पर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। देखिए, किसी सूरत में भी ये जायज़ नहीं होता और किसी सूरत में भी ये बात नहीं होती कि जी मुल्क में जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती ना हो। जाहिर है अगर किसी बहाने इलेक्शन डिले होते हैं तो कोई ना कोई पिटीशन कोर्ट में जा सकती है, और वहाँ से जो है जो आजकल के मौजूदा हालात हैं उसमें बिल्कुल एक फेयर एंड फ्री डिसीजन जो है वो आने की तवक्को होती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को भी मैच्योर होना चाहिए अपने लीडरशिप की इलेक्शन में, और इसके बाद जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके पास भी ये मैच्योरिटी आनी चाहिए कि अब उनको पाकिस्तान के मफाद में काम करना है, न कि अपने मफाद में काम करना है। SIFC ने बहुत बड़ा काम अपने जिम्मे ले लिया है और उसका एक मैंडेट आ गया है, आर्टिकल 74 में अमेंडमेंट हुआ है, और उस अमेंडमेंट के तहत इस मैंडेट को जो है वो इनफैक्ट बड़ा पावरफुल बनाया गया है। और कुछ तो तज्जिया निगार ही बड़े उससे कहते हैं कि SIFC का जो क्रिएशन है और उसकी मेन एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो रोल है वो शायद कैबिनेट से बेहतर है और कैबिनेट से ज्यादा पावरफुल है। तो जहां ये जब बात आती है और हमें पता है कि जी पावर का डिवीजन हो गया है, तो फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी जो है वो इंसिस्टेंस है कि उन्होंने $3 बिलियन जो कमिट किए थे उसमें $1 बिलियन उन्होंने जो है वो पिछली गवर्नमेंट को दिए, $1 बिलियन उनका कमिटमेंट है कि वो केयरटेकर गवर्नमेंट को भी देंगे। और फिर
तीसरा $1 बिलियन जो है वो नई गवर्नमेंट के आने पे उसको देंगे और उसके बाद नया एग्रीमेंट भी साथ साथ करेंगे। तो अब पाकिस्तान की जो सारी फंडिंग है वो इससे भी मशरूत है कि हमारे इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो जाए और हम जो है वो जमहूरियत की राह पर चल पड़े। हमें पता है कि हमें इस जमहूरियत की कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी और कितनी चीज़ें हमारी डिले होंगी। कोई वाया मीडिया निकालना चाहिए। मैं समझता हूँ कि IMF को जो है वो अगर इस पे कन्विंस किया जाए कि जी इस कैटेगरी गवर्नमेंट ने ये काम किए हैं और ये अनफिनिश एजेंडा है, इस एजेंडा को पूरा कर लें, तो फिर हो सकता है कि कोई सूरत हाल निकल आए। लेकिन उस सूरत हाल के निकल आने के बाद भी लोगों के पास ये ऑप्शन रहता है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, वहां पर वो 90 दिन में इलेक्शन ना होने की बुनियाद पर जो है वो पिटीशन दायर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि उसमें फिर रिजल्ट जो है वो पाकिस्तानी जो जमहूरी निज़ाम है उसकी फेवर में आ सकता है। देखिए फिर यही बात आती है कि हमारी मैच्योरिटी जो है उसका अब इम्तिहान है कि ये मैच्योरिटी हो जाए, जो अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको हम कैरी ऑन कर लें और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आए चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, एक एजेंडा एक डायरेक्शन जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सेट हो गई है और उस डायरेक्शन पे वो चल पड़े तो कोई वजह नहीं कि जो आज हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात कल सुबह पहले आपके कहने का मतलब ये है कि उन तमाम सियासी जमातों को माजी से सीखना चाहिए और मेरा ख्याल है वन एजेंडे के ऊपर कि मईशत के ऊपर जो पॉलिसी बने वो कोई भी गवर्नमेंट है उसको टो करे। मैं आगे बात करूंगा आपसे। जी जनाब मियां जाहिद साहब, आप एक तो वो मैंने आपसे पूछा था, आपने उसको किसी हद तक तो बताया कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन सर बाकी जो इस वक्त मसला है वो आम आदमी का एनर्जी भी है, पेट्रोल भी है, सिर्फ ये नहीं है कि फूड्स है, बिल्कुल फूड्स है, लेकिन ये भी है। इसको फिर आप हमेशा एक सजेशन देते थे सोलर का कि सोलर। दूसरा ये है कि हमने ये भी सुना है कि ज़राअत के ऊपर भी इनकम पर टैक्स लगाया जाए, परचून पे भी लगाया जाए, इसके साथ साथ रियल इस्टेट पे भी लगाया जाए। आलमी बैंक के सदर ने ये सजेशन दी हुई है। ये बिल्कुल सही सजेशन दी है उन्होंने। मैंने भी गुजारिश की थी आपसे कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हम 9,400 अरब रुपए का इस दफ़ा हमने टारगेट रखा है, जो पिछले साल से 30% ज़्यादा है, जबकि ट्रेडिशनली हमारा 16-17% हर साल पहले से ज़्यादा होता है। अब इस साल हमने 30% रखा है, लेकिन होना चाहिए 13,000 अरब रुपए, 9,400 अरब भी नहीं, 13,000 अरब। तो बात यह है कि 4,000 अरब रुपए का तो हमारे लोग जो हैं वो टैक्स देते नहीं हैं। तो उसमें हमें जो शोबे जैसे आपने बताया रिटेलर्स हैं और इसी तरीके से रियल स्टेट है और दूसरे शोबे हैं, एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर हमें टैक्स लगाना चाहिए। तो ये 4,000 अरब रुपए हमारे पास जब टैक्स आएगा तो हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। अदरवाइज़ जो हमारा ये जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी बजट डेफिसिट जिसको कहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें सपोर्ट मांगनी पड़ती है, जो कि इस साल भी शायद 1,600 अरब रुपए होगा, जबकि हमारा तकरीबन शायद 900 या 1,000 अरब रुपए का हमारा उसमें टारगेट था। तो 1,600 अरब पे हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अभी शायद हमें एक मिनी बजट भी लाना पड़े इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। अच्छा, अब बात यह है कि हम अवाम की मुश्किलात कैसे हल होंगी। देखिए, अवाम की मुश्किलात तो ऐसे हल होंगी कि अगर हम सही डिसीजन लेंगे। इंडिया में मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया में जो उनकी एनर्जी बास्केट है उसमें 16% सोलर का शेयर है, तो पाकिस्तान में है सिर्फ 1.16%। तो लिहाजा हमें सोलर को अपनी बास्केट में जगह देनी होगी कि सोलर जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपने अपने छत पे लगाया हुआ है और आपके नीचे वो बिजली आ रही है। तो इससे तकरीबन 40% तक आप बिजली खुद बना सकते हैं, खुद जनरेट कर सकते हैं। तो उससे बिजली की चोरी भी ख़त्म होगी और आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी। सोलर इंपोर्ट के हवाले से तो फैसिलिटीज़ दी गई, लेकिन सुना है कि कोई मेजर बहुत बड़ा क्राइम भी सामने आया है इसके ऊपर। देखिए, बात यह है कि सोलर का जो इक्विपमेंट आपने मंगाना है उसके ऊपर आपको उन्होंने छूट दी हुई है, यानी सोलर का जो पूरा पैकेज है उसके ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, मगर सोलर के अगर आप पार्ट्स मंगवाते हैं तो उसके ऊपर आपको 17% सेल्स टैक्स भी देना पड़ता है और उसकी इंस्टॉलेशन पे भी 17% सेल्स टैक्स देना पड़ता है। तो एक तो उस पर टैक्स फ्री कर देना चाहिए, नंबर एक। और ये कि हाँ, अभी पिछले 1-1.5 महीने से जैसे जैसे डॉलर नीचे आ रहा है तो सोलर की जो इंस्टॉलेशन है उसकी कीमतें भी खासी कम हो चुकी हैं, तो उसको भी हमें कम करना चाहिए, मज़ीद उसके ऊपर टैक्स भी कम करने चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर हम लोगों को उसमें इंटरेस्ट फ्री लोन दे दें, क्योंकि वही जो हम 24 अरब डॉलर की इस वक्त एनर्जी इंपोर्ट करते हैं,
तो उस 24 अरब डॉलर में से ही अगर आप 3-4 अरब डॉलर जो है अपने लोगों को कर्ज दे दें इंटरेस्ट फ्री, तो वो अब 3 महीने में अपनी जगह पे अपनी छत पे सोलर लगा लेंगे, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कमर्शियल दुकान हो, चाहे कुछ भी हो। और खरबों रुपए की चोरी भी बच जाएगी ना। तो उससे आपकी चोरी भी बचेगी और प्लस ये कि आपको सस्ती बिजली भी मिलेगी और इस तरीके से लोग भी एम्पावर्ड होंगे और अपने पैरों पे यानी बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सस्ता होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पेट्रोल है, तो पेट्रोल में बात यह है कि अगर हमारी प्राइवेट कन्वेंस है तो ज़ाहिर है कि हमें महंगी पड़ती है, तो हमें चाहिए कि उसके ऊपर भी हम चीज़ों को ठीक करें और अपनी जो अभी इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कारें भी आ रही हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुल्क में हम प्रमोट करें। उसका क्या हुआ सर, वो जो 2 आपके जहाज़ भरकर लबालब ऑयल आ रहे थे, मुसद्दिक मलिक साहब ला रहे थे तो रशिया से, जिसकी वजह से हमें फायदा आपको मिलना था, जिसमें वो कह रहे थे कि तकरीबन 16% हमें सस्ता मिलेगा। तो वो तो बस 1-2 जहाज मेरे ख्याल में आए और उसके बाद आए नहीं है, या मुझे पता नहीं सर। अच्छा, कैबिनेट के किसी भी मेंबर से पूछो तो वो कहते हैं सर हमें पता नहीं। देखिए उसमें जो रशिया का जो क्रूड है ना, उसकी रिफाइनिंग फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ एक आध रिफाइनरी में है, ज़्यादा रिफाइनरीज में है नहीं। जैसे नेशनल रिफाइनरी है वो उनका क्रूड साफ़ नहीं कर, सिर्फ पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो उसको रशियन क्रूड को साफ़ कर सकते हैं। तो इस वजह से इसका मतलब यह है दूसरे लफ्ज़ों में कि हमारी जो उसकी कैपेसिटी है उसको यूज़ करने की वो बड़ी लिमिटेड है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, और वो ये है कि जो ये अफगान गैर कानूनी मुकीम को जो एक्शन लिया जा रहा है और 31, ये भी मईशत के ऊपर बहुत बड़ा आपका बोझ है सर, हर जगह इन्वॉल्व है, हर चीज़। तो जाहिर है कि अगर आपके घर में आज बिन बुलाए मेहमान 100 बंदा आ जाए तो आप कितने दिन उनकी केयर टेक कर सकेंगे। तो वही हाल है हमारी जो पाकिस्तानी मईशत है उसके ऊपर। फिर उसमें एक बात यह है कि ये एक हमारा बारगेनिंग पॉइंट भी है कि हमारे यहाँ हम उनके लाखों लोगों की मेज़बानी कर रहे हैं और ऊपर से वो हमारे यहाँ दहशतगर्द भी भेज रहे हैं। तो बात यह है कि उन्हें बिहेव करना चाहिए। पाकिस्तान एक वाहिद रियासत है जो उनको दुनिया में इस वक्त सपोर्ट कर रही है और उसके साथ साथ जो है वो हमारी दाढ़ी भी नोच रहे हैं। 50-60 लाख अफराद सर। अच्छा, एक बात इसमें और भी है, अहम है बात, वो ये कि हमारे यहाँ आटा, चीनी, दाल, ये सारी चीज़ें जो है महंगी क्यों हो रही थी। आपको पता है इस वक्त कुकिंग ऑयल पिछले 1-1.5 महीने में 100 रुपये लीटर कम हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मुल्क में रोज़ अफजूं महंगी क्यों होती जा रही थी। एक तो होर्डिंग की तो वजह है ही है, दूसरी बात यह कि वो अफ़गानिस्तान चीज़ें स्मगल होती हैं। जब अफ़गानिस्तान स्मगल होती हैं तो हमारे यहाँ उसकी किल्लत पैदा हो जाती है। तो अब उन्होंने जब बॉर्डर टाइट किए हैं तो वो चीज़ें उसकी जो वहाँ से स्मगल होना है वो भी बंद हुई है। उस वजह से भी हमारे मुल्क में ये चीज़ें वाफर मिल भी रही हैं। तो इनको भी भेजा जाए ना सर, ये अब तो अफगानिस्तान ज़्यादा बेहतर, अच्छा, अब ये लोग जो वहाँ जाएंगे और वहाँ 80 रुपये डॉलर है, हम 280 पे रुके हुए हैं सर। तो ये लोग जब वहाँ जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर अफगान गवर्नमेंट को मेज़बानी इनकी करनी पड़ेगी ना। लाखों लोग हैं, उनको पालेंगे जिस तरह भी उनको पालना है, तो फिर उनको बिहेव भी करना पड़ेगा। इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब यह है कि फिर वो हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट करते हैं दहशतगर्दी, तो वो भी ठीक होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इस गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा कदम उठाया और इसकी ज़रूरत थी। मैं ये फिर दोबारा कहूँगा कि जब मादर पिदर आज़ादी होगी, हर बंदा जो जिसके जी में आए वो कर गुजरे। देखे ना, ये बॉटल है, मेरा जहाँ दिल चाहे मैं फेंक दूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं, लेकिन मेरी सोसाइटी को तो मैं गंदा कर रहा हूँ ना। मेरा दिल जहाँ चाहे मैं थूक फेंक दूँ। हालांकि आपको कानून बना हुआ है कि आपने यहाँ रखना है, वो जहाँ चाहे मैं पान की पीक फेंक दूँ। तो अगर मैं इस तरीके से मैं जो मर्जी कर गुजरूँ एक आदमी और उसकी वजह से दूसरे 10 आदमी परेशान हो, तो उसको तो रोक टोक। टॉप टू बॉटम ही सर ऐसा हो रहा था ना। अल्लाह का शुक्र है कि टॉप शुरू हुआ है तो बॉटम में भी बेहतरी आएगी। मुझे रोका जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सर, ये इस सिलसिले में जाहिर है कि एक 5000 के नोट के हवाले से भी बड़ी राय चल रही है कि सर इसको बंद कर दिया जाए और तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इंडिया का हवाला दिया जाता है, दूसरी जगहों का हवाला दिया जाता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, इससे फ़ायदा होगा? दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सर कि ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपको कि मईशत पे बहुत बड़ा इस वक्त मसला जो है ना वो ये क्रैकडाउन्स की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ है, माफियाज को रोका गया है। और लफ्ज़ बड़ा अच्छा चुना है आर्मी चीफ ने, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों में जो लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है सर, क्योंकि हम तो सारा मसला माशियत पे, तो ये अफगान तो हर चीज़ में शामिल। देखिए, जो आप बात करें ना, ये जितने काम हुए, जो मेरे भाई भी कह रहे हैं, बल्कि चुनाई साहब भी कह रहे हैं, ये देखिए, ये
काम पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर नहीं पाती है। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जहाँ विल भी होता है ना, उनकी मजबूरियां हो जाती है। क्या मजबूरी होती है ये भी बताएं सर। मैं आपको मजबूरी क्या होती है मतलब कि उनके फंड से ये इलेक्शन लड़ते हैं। कुछ लोगों के देखिए, कुछ लोगों के फंड से इलेक्शन लड़ते हैं और कुछ जो है वोटर्स जो है वो उनको नाराज नहीं करना चाहते। यूनियंस को वो लेके कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। वो चाहते कुछ खुद पार्लियामेंट में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, खुद सियासी जमात के ओहदेदार बन चुके हैं। तो उसको जब ये तो सब वो ओवरऑल लीडर तो बेचारा ब्लैकमेल हो जाता है। लीडर ब्लैकमेल होता है। कहते हैं वजीर आजम हम अभी 10 आदमी को हटाते हैं, आपके हट जाते हैं। तो इसीलिए ये वो, और इनको कोई डर नहीं है वजारत। इनको उसकी वजह ये है कि इनको तो कोई वजारत का डर नहीं है ना। जहां हम पावर हंगरी होंगे ना तो वहां ये काम नहीं कर सकते। इलेक्शन के बाद तो फिर भी यही होगा। नहीं, मगर क्या करेंगे आप? देखिए, कुछ हद तक तो इसको कंट्रोल करके देंगे। कैसे कुछ हद तक मुझे बताएं ना सर। देखिए, मेरे हिसाब से जो आप समझते हैं इलेक्शन में जो निज़ाम हमारा बना है उसमें सर माजरत के साथ आम आदमी तो जीत नहीं सकता ना। अब जाहिद साहब जैसे या अहमद चुनाई जैसे, आप तो खैर किसी पार्टी के बड़े ख़ास आदमी हो गए थे इसीलिए जीत गए और पॉपुलैरिटी थी उस वक्त, लेकिन आम पाकिस्तानी इन वडेरे जागीरदारों, इन माफियाज वालों को इस निज़ाम के तहत इलेक्शन में अरबों और खरबों और पुलिस और बदमाश कहाँ से लाके जीतेंगे? देखिए, मगर मैं कहूँगा जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में तो फिर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। देखिए, थोड़ी सी तकलीफ है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, मगर अच्छे लोगों को आना तो अच्छे लोग मैं दे देता हूं सर। मुझे बताएं ना कौन लाएगा, कैसे आएंगे? अब आप बताएं ना, एक पार्टी के अंदर अगर एक सूबे का सदर क्रिमिनल है, माफिया का बहुत बड़ा वो है और वो ओहदेदार भी है, तो बताइए क्या होगा? देखिए, वो पार्टीज को सोचना पड़ेगा ना कि ये जो है क्लीन अप करें, और मेरे ख्याल से कुछ ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए कि देखें, जैसे एक ज़माने में आया था कि ग्रेजुएट के बगैर नहीं होगा, तो अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इन चीज़ों के ऊपर मेरे ख्याल से पॉलिसीज आएंगी। देखिए, हम अफराद के ऊपर नहीं जा सकते। तो सर इलेक्शन कमीशन कौन बनाएगा ये पॉलिसी? देखिए, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी इसको मॉनिटर करे, जुडिशरी या आर्मी इसमें आएगी तो फिर आप कहेंगे कि जनाब आर्मी इंटरफेयर। देखिए, मगर मैं आपको मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ, मौलवी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना निशानदेही, ये जो लॉबीज होती हैं या माफियाज होते हैं, ये हर मुल्क में होते हैं। ये हर सोसाइटी का ये मसला है, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं छोटी होगी, कहीं बड़ी होगी, कहीं ज़्यादा ताकतवर होगी, ये हर सोसाइटी में होते हैं। अब उसको कंट्रोल कैसे करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं लॉ से और ब्यूरोक्रेसी से और एडमिनिस्ट्रेशन से। ये नहीं होता कि अगर उसमें भी तो इन्हीं के एजेंट नहीं सर, नहीं ये नहीं होता। अदालतों में भी इनके ही लोग थे ना, जैसे भी हर जगह होता है, हर जगह हर मुल्क में होता है, हर सोसाइटी में होता है, मगर उसको इस लेवल पर सर, उसको फिर वो लेवल तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अनचेक्ड होगा तो मादर पिदर आज़ाद हो जाएंगे लोग, फिर वो बढ़ते चले जाएंगे, फिर वो मशरूम ग्रोथ। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं कह रहा हूँ लॉ की एनफोर्समेंट। मैं आपको अभी एक मिसाल दी, आप सुने सर। लॉ की एनफोर्समेंट पे तो सब कायल हैं, लेकिन सर एनफोर्समेंट करने वाले जो फोर्सेस हैं वो खुद करप्ट है। जैसे मैंने एक छोटा सा, मेरे पास वो पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पड़ी हुई है सर, कि अफगानी स्मगलिंग हुई है सर, खरबों रुपए की ट्रांजेक्शन्स है, उनका यहाँ पासपोर्ट बना है, वहाँ इनका आईडी बना है पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब, एनफोर्समेंट अब होने शुरू हो गई ना, पहले क्यों नहीं हुई? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, ये फिनोमेना हर जगह होता है, सिर्फ ये चीज़ें अनचेक्ड नहीं होती। पाकिस्तान में ये चीज़ें अनचेक्ड चल रही थी। ये चीज़ों को अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी सही होगी, हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही होगी। सर लफ्ज डंडा लेना, डंडा चला है ना सर, डंडा नहीं, तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन दुरुस्त हुई है। डंडा नहीं, ये नहीं चला। महमूद साहब बताएं सर, डंडा बगैर तो नहीं चला। उसके बाद कैसे हो सकता है? देखें, डंडा नहीं, लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। अभी आपने लॉ को एनफोर्स किया, ठीक है, देखिए सर, आपको पता है सर 3 MGD पानी जो है वो लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि रेंजर्स ने जो एक्शन लिया है उसके तहत। मैं एक बहुत बड़ा सवाल आपसे करने वाला हूँ, वो अंदर की बात जरा बताइएगा सर। आपको पता है कि जी तकरीबन सारे हजारों के करीब हाइड्रेंट्स थे जो इलीगल थे, और उसमें फोर्सेस के लोग भी थे, पुलिस की भी थी, इंतजामिया भी थी, ब्यूरोक्रेसी भी थी, सियासतदान भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। और अभी परसों MD वाटर बोर्ड से मीटिंग, जी बताएं सर। अब हम लोग सारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं इकट्ठे होकर उनके पास गए थे कि जी ये पानी के मसाइल और सीवरेज के मसाइल हल करें। वहाँ ऐसी होशरुबा बातें सामने आई है ना सर सामने। बात क्या है कि ये पठानों ने, सॉरी मैं पठान कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने, क्रिमिनल्स ने अपनी लाइनें लगाई हुई हैं, प्राइवेट लाइनें लगाई हुई
हुई हैं और वो बोरिंग करके कहते हैं जी ये मैं आपको पानी बेच रहा हूँ। सर कानून था, कानून था, ब्यूरोक्रेसी थी सर, कानून था, ब्यूरोक्रेसी थी, इंतजामिया थी, हुकूमत थी, क्या नहीं था? नहीं आगे सुने ना। अब उसमें एमडी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बात यह है कि आपको पानी कितना चाहिए। एक इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा जी आपको पर डे कितना चाहिए, उन्होंने कहा जी मुझे 6 लाख लगा दे मीटर। अब 6 लाख गैलन जो चाहिए वो ले रहा है इलीगल हाइड्रेंट से, ठीक है, जो प्राइवेट लाइन से। उन्होंने कहा जी कल से हम आपको 6 लाख गैलन देंगे। अगर आपके यहाँ लाइन नहीं है हमारी फॉर एग्जांपल, या बंद हो चुकी है या खराब हो, जब तक वो ठीक नहीं होती बाउजर से हम आपको पानी देंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप वो प्राइवेट सोर्स से लें, हमसे लें। और लेकिन वो जो क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट है? क्या वाटर बाउंड का मैनेजमेंट, वो जो 6 लाख गैलन के पैसे जो हैं जो आप प्राइवेट बंदे को दे रहे हैं वो हमें दें, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े ना, वाटर बोर्ड का रेवेन्यू बढ़े। तो मैं यही गुजारिश। लेकिन सर इसमें सभी इन्वॉल्व थे ना। मैं क्या बात यह कि अगर मुझे पानी चाहिए और मुझे पानी नहीं मिल रहा तो ज़ाहिर है मैं प्राइवेट सोर्स। नहीं, मसला कहने का है कि ये देखें ना कि सर ये जो पानी है, ये जो मेन लाइन में 3 MGD पानी जो है वो इलीगल हाइड्रेंट। अच्छा वो क्या करते हैं जी, हमारा ही पानी चोरी करते हैं और हमें ही बेचते हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर कि देखिए कानून था जी, ब्यूरोक्रेसी थी, इंतजामिया था जी, एक्शन नहीं हो रहा था ना सर, डंडा नहीं चल रहा था ना। तो आप डंडा हुआ है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मानते क्यों नहीं सर? लॉ तो है सर, लॉ पहले भी था। मैं कह रहा हूँ तो लॉ ज्यादा दिन आप डंडा चला नहीं सकते। नहीं तो डंडा चलाए, बोले लॉ पे चलो बस। जो सिविल हम ये थोड़ी कह रहे हैं सर सिविल डंडा चलाए, वो लॉ पे सर कोई भी डंडा चलाए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि बेचारे आर्मी चीफ चलाए, चले मियाँ साहब आके चला दें सर, या इमरान साहब चला दें, या जरदारी साहब चला दें, या तनीन साहब चला दें, या मौलवी साहब चला दें। मौलवी साहब 200 अरब की जो है ना वो चीनी पकड़ी गई है सर। ये अभी उसमें सुना है कि वो ज़ियारत करने गया हुआ था वो आदमी, उसका ओनर था। देखिए सबको पता है कि देखिए चीनी तो एक बहुत बड़ा माफिया और चीनी के अंदर ब्लैक मनी पार्क होता रहा है। देखिए बदकिस्मती से ये फूड आइटम में ब्लैक मनी पार्क हो रहा है। चीनी का ये था कि डीओ खरीदे जाते थे और डिलीवरी नहीं होती थी। होता क्या था कि उन्होंने कहा जी आपने 100 रुपये में डीओ ले लिया, आपने 6 महीने रख लिया, जब 130 140 हुए वो डिलीवरी ऑर्डर ट्रक वाले को दिया, लेके गए। एक तरीका ये था। दूसरा चीज़ लोगों को ये पता था कि जी चीनी अभी ये कीमत है, 4 महीने बाद हम कीमत को ऊपर ले जाएंगे। तो वही जो आप अभी कह रहे थे ना, जब तक डंडा नहीं हो, और वो डंडा कुछ वक्त तक इसलिए जरूरी है कि हम एक सिस्टम पे आ जाएं। जैसे मेरे भाई कह रहे थे ना, हम एक कानून को फॉलो करना शुरू करें। देखिए यहाँ से दुबई 1 घंटे का रास्ता है, वहां पे रात को 2 बजे कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ता। क्यों? उसकी वजह डंडा है। डंडा है, उन्हें पता है कि पकड़ा तो छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे वो दिन को 2 बजे सलूट मार देते हैं। अगर नाम सुन लेते हैं, महमूद वली साहब क्या आदमी है, राय साहब क्या आदमी है, सर सलूट मारे जो भी है ले जाइए। मेरा है जनाब अहमद चुनाय साहब, आपके पास 1.5 मिनट है, आप कंक्लूड करें सर सारी बात को। देखिए अभी जो आप बात कर रहे थे, मैं कहता हूं कि रूल ऑफ लॉ की बात है, ये डंडे की बात अपनी जगह पर है, आप जो भी इस्तेलाह इस्तेमाल कर लें, लेकिन रूल ऑफ लॉ जो है वो बेहद जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली पानी के मामले में, अनफॉर्चुनेटली बाकी एक्सपोर्ट्स के मामले में, अनफॉर्चुनेटली डॉलर के मामले में हमारे पास रूल ऑफ लॉ नहीं चलता रहा। जहां रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात आ गई, वहां पर मैं समझता हूं कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ चले गए। महमूद मौलवी साहब की बात बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी फूड आइटम जो है वो अपना डॉलर की पार्किंग के लिए इस्तेमाल होती है कि जी कम रेट में, ज्यादा रेट में उसको अल्टर करके भेज दिया और डॉलर जो है वो बाहर पार्क कर लिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब इन सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। राइस में भी ये बहुत सारा हुआ है कि डॉलर की पार्किंग हुई है, और मैं समझता हूं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री उस पर भी एक्शन ले रही है। तो ये सारी चीजें जो है। आखिरी सवाल सर, उसका जवाब दीजिएगा बिल्कुल सदके, आखिरी सवाल सदके दिल से जवाब दीजिएगा। ठीक है, वो प्रेशर डाल के चीजों को ठीक करेंगे। फाइलन और हम बहुत सी जो बात, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, उसका जवाब दीजिएगा सर एक लाइन में। ये सर बिजनेसमैन में भी कोई माफिया है या नहीं है? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। बहुत सारी चीजों में कि जहाँ पे कारोबारी तबके में हर फील्ड में जो है वो कोई ना कोई माफियाज होते हैं, यहाँ पर भी माफियाज होते हैं। कौन कौन है सर? और मुल्क को जो है कौन कौन है सर? कौन कौन है सर, जरा बताएं ना हमें भी सर। देखिए ये तो इतना बड़ा फोरम है कि इसको इस पे बात करने के लिए वक्त भी चाहिए, और इस पे बात करने के लिए जो है चले किसी स्टेज पे याद रखिएगा, हमारी यहाँ मुलाकात होगी दोबारा, हम पढ़ेंगे तो उसमें हम माफियाज का कि बिजनेसमैन
वाकई रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनके अंदर भी माफियाज हैं, उनको भी हर जगह बुरे होते। मीडिया में माफियाज असर बहुत बड़ा है। हाँ, लेकिन ये करना चाहिए ना सर, अलग करना चाहिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो चाहता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।